हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओसिलेशन एंड वेव का पार्ट सेकंड। आज की क्लास में जो जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो मैंने आपके लिए बोर्ड के लेफ्ट में सारे के सारे लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज टोटल एनर्जी इन अ एसएचएल। जब आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर मूव करता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसे निकालें। टोटल एनर्जी निकालने से पहले हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी डील करना होगा, क्योंकि उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का। क्योंकि मेन पोजीशन के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल उस टाइम पे क्योंकि हाइट जीरो है, एम्पलीट्यूड जीरो है, तो वो आपकी जीरो होती है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। लेकिन इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन जो आपकी टोटल एनर्जी है वो आपकी कंजर्व रहती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल। सो लेट अस स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट को a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट ये लिखना सीखा था कि इसको कैसे लिखते हैं। और इसके अंदर x आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, a आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और नेचर कैसा है आपकी वेव का कोसाइन, ओमेगा t प्लस फाई ये आपका होता है फेज एंगल और इसके अंदर ये जो आपका फाई नोट है ये आपका होता है इनिशियल फेज जिसको हम इपोच भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव करेंगे, बिकॉज dx by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो आपके पास माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आंसर आ जाएगा। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। यहां पे आप क्या करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर करके पुट कर देंगे। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर आपको ध्यान है प्यारे बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 होता है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे सपोज ये साइन स्क्वायर और इस पूरे वाले टर्म को मैं थीटा मानूं, ए स्क्वायर को भी आप साथ ले सकते हो, डोंट वरी, अलग भी रख सकते हो। सपोज हमने इस पूरी ये जो आपकी पूरे पीछे वाली जो डिजिट थी इसको दोबारा से लिखा है हमने, और इसके अंदर साइन स्क्वायर और दिस टर्म को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट ए स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां देखें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिस फेज एंगल ये क्या आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं है प्यारे बच्चों, राइट। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे आप यहां से एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इस इक्वेशन में जब आपने इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की इक्वेशन सेकंड से, तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्टूडेंट के बाय एम। अगर आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर याद है तो हमने उसमें यहां पे ये पुट किया था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, राइट, जो आपका इनर्शियल और स्प्रिंग बैलेंस वाला था। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर को के पुट कर देंगे। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन होगा, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज अपना जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो आपकी मीन पोजीशन से अब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने का काम करता है। तो कहने का मतलब उस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी ताकि वो उसकी पोजीशन को वापस से पहले वाले लेके आए। सो कहने का मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी को कहां से स्टार्ट करेंगे, जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, उस पर खुद पे फोर्स लगी, रिस्टोरिंग फोर्स, ताकि अपनी पोजीशन को रिगेन करें। सो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो आपस में क्या है, इनवर्सली। मींस जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट का अपोज करती है। ये चीज शो कर रही है ये नेगेटिव साइन। नेक्स्ट स्टेप पे क्योंकि कुछ वर्क हुआ है, अगेंस्ट हुआ है, नो प्रॉब्लम नो डाउट, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। आपको इस इक्वेशन से फोर्स की वैल्यू जब पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिजिक्स में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, स्मॉल कोई भी वर्क डन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो आप यहां ध्यान दें, जब आप इस स्मॉल का इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का तो इंटीग्रेशन w हो जाएगा आपके पास,
और यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट है वो आपका इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, उससे आ जाता है बाहर। तो हमने k को ले लिया बाहर है, अंदर हमारे पास x है, x की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, पावर में एक ऐड, अपॉन में वही पावर, तो वही हम जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो x² 2 आपका आ जाएगा। उसके बाद जो लिमिट्स है आपकी वो बाहर आ जाती हैं। एक बार आप अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार आप लोअर लिमिट, तो आप एक बार x² की जगह पे यहाँ पे आपका ये पुट करेंगे x और एक बार क्या पुट करेंगे 0, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। दैट इज योर रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी। यस, आप इसको जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन फर्स्ट से इस साइन के फॉर्म में लिखा था, आप ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को भी देखो, वो डिपेंड करेगा बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया है या इस टॉपिक से न्यूमेरिकल कैसे आया है। तो ये वाली जो इक्वेशन 4 है ये तो आप इक्वेशन 3 के साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इक्वेशन फर्स्ट जैसे पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखनी तो आपको 2 स्टेप और लिखने पड़ेंगे। लाइक आपके पास ये आंसर है, राइट। अब इस आंसर के अंदर अब k की वैल्यू को m⍵² पुट करें, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ये जो x² है आपके पास वहां पे x है, उसका स्क्वायर करें और आप यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास ये वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 5 पे डाल सकते हैं। अब आप टेली करें, इक्वेशन फर्स्ट और 5 ये दोनों सेम पैटर्न की है, सेम टाइप की है। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की हेल्प से इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करें, सो आपके पास क्या आएगा 1/2 k x² से तो x² वाला फैक्टर कट जाएगा क्योंकि वो उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, लेकिन आपके पास जो टर्म बचेगी वो आपके पास है 1/2 ka²। यहां से आप अगेन वो डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है एग्जाम में। सो k की वैल्यू को आप m⍵² पुट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपके न्यूमेरिकल में लाइक सिंपल फ्रीक्वेंसी पूछी है तो आप क्या करें, ओमेगा की वैल्यू को भी आप पुट कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πν या 2π/t, सो आप उसका स्क्वायर करें और पुट करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे जो 4 है वो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल होके आपका क्या दे रहा है 2 दे रहा है। सो डियर स्टूडेंट, ये था अपना फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑसिलेशन ड्यू टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की वजह से कैसे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है, एसएचएम कैसे अटेन होता है, तो वो करते हैं। सो वेट अ मिनट। Yes student, next topic is oscillation due to a spring। स्प्रिंग की वजह से oscillation बताना है कि एक स्प्रिंग कैसे oscillate करता है। सपोज अपने पास ये कोई स्प्रिंग है जिसका एक एंड आपका अटैच है, फिक्स है, दूसरे वाला एंड वो आपका किसी मास कोई ब्लॉक है उसके साथ में अटैच है जिसका मास आपके पास m है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कोई भी फोर्स आपकी रिस्टोरिंग अप्लाई नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई F इज 0, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 है, राइट। लेकिन 2 इसके साथ केस हो सकते हैं। नंबर 1, अगर हम इसको बाहर की साइड में स्ट्रेच करें या फिर हम इसको अंदर की साइड कंप्रेस करें, ठीक है, तो दोनों केसेस में ये जो स्प्रिंग है आपका ये मोशन के अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगाएगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होती है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने इसको बाहर स्ट्रेच किया है ना, तो हम इसको बाहर की साइड लाना चाह रहे हैं, स्प्रिंग की जो फोर्स है वो अंदर की साइड जा रही है। सो हमारे मोशन से, डिस्प्लेसमेंट से, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे पोजीशन 0 थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका x है। सो x डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, इनवर्ड। सो दैट्स व्हाई F इज इक्वल टू -kx। सेकेंड केस में भी जब हम कंप्रेस कर रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड है, तो स्प्रिंग आउटवर्ड एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन आए। सो वो भी आपकी क्या है, अपोजिट होने की वजह से -kx। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं आप ये वाला टॉपिक। सो फर्स्ट में जो आपकी फोर्स है वो है -kx, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में यस वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d²x/dt²। तो फर्स्ट और सेकंड को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास दोनों फोर्स इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में आप इस m को नीचे लेके जाएं, और जैसे कि हमने पिछले वाले आर्टिकल, पिछले वाले टॉपिक में भी पुट किया था, k/m इज इक्वल टू ω²। तो ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी
जिसका अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप निकाल सकते हो। सो इस वे में ओमेगा की वैल्यू को अंडर द रूट के बाय जब एम पुट करोगे तो आपके पास फाइनल टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड किसका है, ओसिलेशंस का। जो आपका ये स्प्रिंग है ये मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जैसे ओसिलेट करेगा तो एक ओसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, तो वो आपका है 2 पाई अंडर द रूट एम बाय के। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं देन फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड, तो आप यहीं से क्या लिख सकते हैं, आप यहीं से लिख सकते हैं कि 1/2 पाई अंडर द रूट के बाय एम। तो ये जो मेन रिजल्ट है लाइक आपका टाइम पीरियड, आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज ओसिलेशन ड्यू टू अ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स एक बार हम उसको पैरेलल के लिए ट्राई करेंगे। सपोज अपने पास दो स्प्रिंग है, दो पैरेलल में है किसी मास के साथ, या फिर दो सीरीज में है किसी मास के साथ। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सो मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है। ये दो स्प्रिंग है जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2। ऐसे ही इसमें K1 K2 और मास एक सिंगल मास से ये अटैच है। तो आप यहाँ पे देखें, इनमें से कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं, सेम थिंग। सो F1 है जो अपना वो माइनस K1 इंटू वाई। सपोज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हमने वाई सिंबल दिया है। सो वो आपका है माइनस K1 इंटू वाई। F2 है वो सेकेंड के लिए है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड सेम मास से अटैच है तो दोनों के अंदर ये कंसीडर करेंगे कि जो एक्सटेंशन है वो इक्वल हो रहा है, तो दोनों में हम वाई सिंबल लेंगे। अब निकालते हैं टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है वो दोनों का सम होगा। तो दोनों F1 F2 को हमने पुट किया तो अपने पास F इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू वाई आया है। अब अगर हम कंबाइंड सिस्टम का जो अपना फोर्स कांस्टेंट है, मीन जो आपका K1 प्लस K2 है, उसको अगर हम Kp से रिप्रेजेंट करें तो अपने पास नई फोर्स जो आएगी वो आएगी F इज इक्वल टू माइनस Kp इंटू वाई। और साथ ही अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें ऑसिलेशन की, सो मैं डायरेक्ट 1/2 पाई अंडर द रूट Kp बाय m वाले फॉर्मूला के अंदर Kp की वैल्यू को K1 प्लस K2 आप पुट कर सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स में आ सकता है, या फिर आपका जो ये रिजल्ट है ना, इसके ऊपर आपको कोई 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। नेक्स्ट ऐसे ही जब सीरीज में करेंगे तो सीरीज के अंदर दोनों का जो हमने एक्सटेंशन है, सपोज हमने पहले में x1 माना है, दूसरे में क्या है x2 है, वो डिपेंड करेगा कि दोनों आपके सेम मटेरियल है डिफरेंट मटेरियल है। सो इसलिए यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल था राइट, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका सीरीज के कॉम्बिनेशन में डिफर है जो आपका एक्सटेंशन है। सो ऐसे ही आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लें, F2 से x2 की वैल्यू निकाल लो। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल एक्सटेंशन आपका है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। वो इसकी स्पेशल केस है बेटा कि अगर सपोज हमने सेम मटेरियल के दो लगाए हैं, मे भी दोनों डिफरेंट मटेरियल की स्प्रिंग हो, लेकिन उस केस में क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो आपकी सिचुएशन डिफर होगी। सो नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ से आपने x1 और x2 की वैल्यू निकाली है राइट, वो आप पुट करेंगे। वो पुट करके आप चेक करें, माइनस और f आपका कॉमन आ रहा है, अंदर आपका ये आता है 1 में K1 प्लस 1 में K2। आप इसका एलसीएम ले, आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। जैसे आपने कंबाइंड का K1 प्लस K2 पूरे टोटल सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट आपने Kp माना था, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आप ये जितना भी इसका जो रिजल्ट है उसको आप Ks मान सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फोर्स क्या आएगी, माइनस Ks इंटू एक्स। साथ ही जो Ks है उसकी वैल्यू क्या है, K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। इसका मतलब अगर आप यहां से भी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं सो अगेन आप फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूला में Ks की बजाय अपना ये जो फॉर्मूला है K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 ये वाला आप पुट कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहां तक के टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना वो है सिंपल पेंडुलम। और ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इस सेम टॉपिक पे आपका लैब में एक प्रैक्टिकल भी है। सो प्लीज आप इसको थ्योरी में अच्छे से समझना ताकि आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी अच्छे से हो पाए। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आपने कई पेंडुलम वाली वॉचेस देखी होंगी, क्लॉक्स देखी होंगी, जिसमें एक आपकी लंबी सी स्ट्रिंग होती है, नीचे आपका एक गोल सा बॉब होता है
और वो ऐसे आपका रोटेट करता है। कई मूवीज में, कई सीरियल्स में आपने वो देखा होगा ना, थ्रेड के साथ एक मार्बल होता है जिसको वो कहते हैं हिप्नोटाइज करने के लिए मूव करते हैं। बिल्कुल वैसा वैसा ही आपका सिंपल पेंडुलम होता है। मीन्स एक थ्रेड, एक कॉटन थ्रेड, और ऐसा थ्रेड जो आपका मासलेस होता है, फ्लैक्सिबल होता है, वो आपका एक्सटेंड नहीं होता है, और एक रिजिड स्पॉट के साथ में आपका अटैच होता है, और उसके नीचे एक आपका सॉलिड आयरन का बोब होता है। ठीक है, वो आपका मूव करता है। तो उसी की बात कर रहे हैं हम। सपोज ये जो थ्रेड है आपकी जिसके साथ वो बोब अटैच है, उसकी लेंथ है L, वो किसी टाइम पे आपका A पोजीशन पे है। सो मास है जो बोब का वो एक्ट करता है डाउनवर्ड। अगर उसका मास स्मॉल m है तो उसका जो वेट होगा डाउनवर्ड वो आपका m इंटू g होगा। अब ये जो थ्रेड के अलोंग टेंशन है T, ये जो बैलेंस है इसको बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। अब एक्चुअली होगा क्या प्यारे बच्चों, ये जो वेट है आपका इसको टू पार्ट में रिजोल्व करेंगे, क्योंकि ये थीटा है, यहाँ थीटा है, तो ये भी एंगल आपका सेम होगा थीटा। तो थीटा के अलोंग आपका कॉस फैक्टर माना जाता है, और जो सेकंड वाला बच गया परपेंडिकुलर फैक्टर, वहां पे आपका साइन माना जाता है। अब आप चेक करें, ये जो वेट का जो ये वाला फैक्टर है ये टेंशन को बैलेंस कर रहा है, और जो mg साइन थीटा है इसकी वजह से ये आपका मूव कर रहा है। तो अब इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। मोस्टली एग्जाम में सिंपल पेंडुलम आता है या आपके प्रैक्टिकल में भी है, सो उसका टाइम पीरियड निकालना या उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो उसको हम डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद मैथमेटिकल पार्ट। फोर्स को हम माइनस mg साइन थीटा, यस आप यहां देखें, ये जो फोर्स है आपकी mg साइन थीटा विद नेगेटिव डायरेक्शन, सो वही आपका सेम रीजन है, रिस्टोरिंग फोर्स टाइप का, नेगेटिव साइन है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हायर लेवल की चीज को अभी आपको सीखना है, साइन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये आपकी सारे मैथमेटिकल सीरीज होती है बेटा। जब आप हायर क्लास में जाओगे, लाइक आप बीएससी में एमएससी करेंगे, जो लोग बीएससी में मैथ्स लेते हैं या एमएससी विद मैथ्स करते हैं, उनको ये जो सीरीज है ये एक्सपैंड करनी आती है। आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको जस्ट इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन की जो होती है सीरीज वो कैसी होती है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस, इस टाइप से आपकी चलेगी। पावर देखो, आप पावर को देखो, पावर आपकी ओड है और यहाँ पे मैं कुछ नहीं है तो 1 फैक्टोरियल मान सकती हूँ। मैं आपको भी लर्न करवाती हूँ 1 मिनट लगा के। देखो थीटा की पावर 1, थीटा की पावर 3, 5, 7, 9 ऐसे चलेंगे थीटा की पावर। जितनी पावर है नीचे उतना ही फैक्टोरियल होता है। अब अल्टरनेट चलेगा साइन, जैसे थीटा पे अगर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, आप ऐसे साइन की सीरीज को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, यहां से थीटा को कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों। थीटा को जब कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास ये रहेगा। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसको कैसे ओपन करते हैं, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सपोज 3 फैक्टोरियल है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और एक ये सिंबल भी बना देते हैं कई बार बेटा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 6। ओके, ऐसे ही अगर आपको 5 फैक्टोरियल और आपको ये वाला, मतलब सेम थिंग है, सिंबल डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों आपको इसलिए बता रहे हो कि कई बुक्स में आपका ये लिखा जाता है, कहीं में ये, तो आप ये पजल ना हो जाओ कि मैम ने तो ये बताया था, अब ये क्या सिंबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब जहां से फैक्टोरियल आपका है वहां से लेके आपको 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है। इन सबके जब कैलकुलेशन करेंगे देन आंसर इज 120, राइट। सो हमने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को और 5 फैक्टोरियल को ओपन किया, लेकिन देखो नेक्स्ट क्या लाइन लिखी है, हाउएवर थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा बहुत छोटा होने की वजह से हम उसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब सिंपल सा एक माइंड में लॉजिक सोचना, वो छोटी कोई टर्म है उसका स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, पावर 4 करते हो तो वो चीज और छोटी होती चलती है। जैसे 0.001 को आप इसी से दोबारा मल्टीप्लाई करना तो आपका और ज्यादा लंबे में पॉइंट चले जाएंगे, मींस आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। सो आपने हायर पावर को नेग्लेक्ट किया, आपने जिस थीटा की पावर 1 को कंसीडर किया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इफ L इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो आपके पास फर्स्ट यूनिट में एक फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर आपको ध्यान है तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल मानूं, राइट, ये थीटा है आपके पास, ये एक्सटेंशन आप इसको अगर x माने यहां से लेके यहां तक का,
मीन्स प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको एक ट्रायंगल का लुक दूं तो ये आपके पास x है, राइट, ये x है, ये आपके पास क्या है, l है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू x बाई एल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स में थीटा है वहां पे हम नेक्स्ट स्टेप में x बाई एल लिखने वाले हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप में फोर्स को न्यूटन के सेकंड लॉ से m इंटू ए भी लिखा जा सकता है। आपके इस m से m आपका कैंसिल, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, राइट। लेकिन हमने तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला भी लिखा है, कौन से वाला, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमने कल वाली क्लास में सीखा था जब हमने एसएचएम के केस में वेलोसिटी और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन को ड्राइव किया था। अब दोनों को अगर कंपेयर करो, दोनों को, तो क्या आप ओमेगा को अंडर द रूट जी बाई एल, यस, हम थोड़ा ध्यान दें बच्चे, क्या हम ओमेगा को अंडर द रूट जी बाई एल नहीं लिख देंगे, लिख सकते हैं, उसको हम आगे यूज करेंगे क्योंकि टॉपिक है हमें क्या निकालना है, इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा आप लिख सकते हैं। आफ्टर देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा अंडर द रूट जी बाई एल हियर, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। यहां से ये आपका आ गया टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हमें क्या बताता है, टाइम पीरियड हमें दो बात बताता है। नंबर वन, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और वी कैन से दैट लेंथ ऑफ द पेंडुलम। आपकी जो पेंडुलम की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेंथ छोटी होगी तो उसको कम टाइम लगेगा। अगेन जी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन जी तो वैसे भी आपका क्या रहता है, कांस्टेंट अर्थ की सरफेस पे। लेकिन अगर कहीं पे जी भी आपका चेंज हो रहा है, सपोज हम बात करें मून के ऊपर या कहीं और यूनिवर्स में, तो वहां पे तो फिर हमें जी को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना बेटा। लेकिन एक पर्टिकुलर अर्थ के लिए डील करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही आप इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड। तो आप इसी को रिवर्स करके 1/2 पाई अंडर द रूट जी बाई एल, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सिंपल पेंडुलम की। सो आई होप आपको यहां तक, अभी तक जो भी आपको करवाया है क्लियर है। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है प्यारे बच्चों, किसी भी आर्टिकल में, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल पूछना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि आपकी उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूं। ओके, नेक्स्ट इज अदर एग्जांपल ऑफ एसएचएम। एसएचएम तो हमने पढ़ लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन उसके और एग्जांपल हम उसको और कहां डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसको सीखते हैं। Yes students, one example of SHM is oscillation of a liquid column in a U-tube. Suppose अपने पास कोई U-tube है जिसके अंदर कोई लिक्विड है, यहां से एक फोर्स अप्लाई हुई जिसकी वजह से जितना ये लिक्विड है ये आपका सेकेंड साइड आपका लिफ्ट हो गया। उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स ने अप्लाई किया तो इसकी पोजीशन वापस से सेम आ गई। उसके बाद फिर फोर्स लगी जिसकी वजह से ये लिक्विड है, ये U-tube में आपका क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। क्योंकि ये टॉपिक है एसएचएम से रिलेटेड, तो हमें ये शो करना होगा कि इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस एग्जांपल पे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो मास होगा उसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। वॉल्यूम को हम एरिया इनटू जो डिस्टेंस है उसके इक्वेट कर सकते हैं। सो 2h, अगर मैं इतने लिक्विड को यहां सेट कर दूं, आप चेक करें, अगर ये वाले लिक्विड को हम यहां शिफ्ट कर दें, सो ये हाइट h और h मींस टोटल जो कॉम्बिनेशन है आपका वो आपका होगा 2h इनटू में डेंसिटी आपकी जो भी ये लिक्विड है उसकी डेंसिटी। तो जो फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी, वेट होगी जो आपका होगा लिक्विड कॉलम का। कहां तक की हाइट तक, 2y बोल सकते हो, 2h बोल सकते हो, कंप्लीट जो हाइट है। अब नेक्स्ट जो वेट है आपका वो माइनस ए क्रॉस में 2y, इसकी डेंसिटी इनटू में g के इक्वेट हमने किया है, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहां पे देखिए उसका एरिया, डेंसिटी, g, ये सारी टर्म आपकी कांस्टेंट है, सिर्फ y आपकी है जो आपकी चेंज होगी जिसकी वैल्यू। सो दैट्स व्हाई f इज प्रोपोर्शनल टू y। ये जो नेगेटिव साइन लगा है इसका क्या रीजन है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसी रीजन से यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया था। सो इसका मतलब है हेंस द लिक्विड इन द U-tube एग्जीक्यूट SHM विद फोर्स कांस्टेंट K, और यहाँ पे ये जो सारा आपका है ये आपके पास है फोर्स कांस्टेंट।
सो नेक्स्ट स्टेप पे टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर द रूट m बाई के। m की वैल्यू आप ये वाली और k की वैल्यू जो आपके पास ये वाली है वो आप दोनों पुट करेंगे। तो आप यहां से चेक करें, 2 से 2 कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, डेंसिटी से डेंसिटी, आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, h बाई जी। नेक्स्ट स्टेप पे अगर L इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो जो भी आपका कॉलम है लिक्विड उसकी L अगर आपकी लेंथ है तो जो हम किसकी इक्वेट कर रहे हैं, 2h की। सो कंप्लीट की लेंथ है 2h। तो नेक्स्ट है सिंपल है, आप यहाँ पे जो h है उसकी वैल्यू को आप L बाई 2 पुट करेंगे तो आपके पास जो नया टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन 2g। अब एग्जाम में आपको एक पूरे से निकालना भी आ सकता है और आपका सिंपल ये कोई सिचुएशन देके टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। तो प्लीज और प्लीज जितने भी इसके एग्जांपल हैं उनकी आप ये जो मेन फॉर्मूलाज हैं इनको आप प्लीज लर्न करें। सो यूट्यूब के केस में टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन 2g। अब डिस्कस करते हैं एक इसका और इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये स्टूडेंट अदर एग्जांपल ऑफ एसएचएम के अंदर हम दो और इंपॉर्टेंट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, oscillation of a body dropping in a tunnel along the diameter of the earth। सपोज ये अपने पास अर्थ है, हमने along diameter एक टनल इसके अंदर बनाई है और हम एक ऑब्जेक्ट को, एक किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं along the diameter। सपोज उसकी पोजीशन P है जो अर्थ सरफेस से d डिस्टेंस पे है और अभी वो y डिस्टेंस रहती है अर्थ के सेंटर पे जाने में। ये कैपिटल आर उसकी क्या है, रेडियस। तो जैसा कि आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जी की वैल्यू को निकालना सीखा था, क्योंकि इस साल आपका सिलेबस से हट चुका है बेटा ये टॉपिक, तो क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया ये टॉपिक। आपको इस टॉपिक के लिए डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, क्योंकि ये इस साल सीबीएसई से हट चुका है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आप डेप्थ पे जी को देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी जो आपकी सरफेस पे है 1 माइनस डी बाई आर। डी वो डेप्थ है जहां पे आप जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आर आपके पास अर्थ की रेडियस होती है। सो डियर स्टूडेंट आप एलसीएम लेके आप ये बताएं, देखो ये टोटल आर है, ये डी है, ये वाई है। अगर मैं आर में से डी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई नहीं रहेगा क्या, यस। सो नेक्स्ट स्टेप में आर माइनस डी को हम वाई पुट करेंगे तो अपने पास नया जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी डैश की फॉर्म में वो आएगा जी इंटू वाई बाई आर। अब फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी एट पॉइंट पी, जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगी वो हम क्या लिख सकते हैं, उसके वेट के इक्वल होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपका अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अंदर की साइड जा रहा है। सो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी डैश। यहां पे आप जी डैश की वैल्यू को ये जब पुट करेंगे सो आप देखें एम आपके पास कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का मास, जी जो सरफेस पे होती है वो वैल्यू कांस्टेंट है, अर्थ की रेडियस कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहां से फोर्स कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन में आर, क्योंकि ये हमारा टाइम पीरियड में हेल्प करेगा। सपोज ये बॉडी अलोंग टनल आपकी ऑसिलेट कर रही है अर्थ के सेंटर को मीन पोजीशन मान के, सो दैट्स व्हाई टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर द रूट m बाई के। तो जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो फाइनल आंसर क्या आएगा टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर द रूट कैपिटल R बाई G। सो स्टूडेंट ये था आपके पास ये एग्जांपल। एक और एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है आपके, ऑसिलेटिंग ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर। कई बार आपने किया होगा, सपोज आपके पास कोई वाटर की या किसी भी लिक्विड की कोई बकेट है, आपने कोई उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका कोई डेंसिटी है, आपने उसको पानी के अंदर डाला तो वो अप एंड डाउन मोशन करती है, ऑसिलेशंस करती है। सो उस बॉडी का जो ऑसिलेशन है अगर उसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करें। सपोज अपने पास ये जो कोई है, ये कॉर्क है, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी तो क्यू पॉइंट ऊपर है, पी पॉइंट नीचे है। ये जो कॉर्क है आपके पास इसकी डेंसिटी है रो, और जिस लिक्विड में आपने डाला उसकी डेंसिटी है रो 1 या रो डैश भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई की तो ये वाटर के या लिक्विड के अंदर आपका जाएगा, तो देखो क्यू पॉइंट और पी पॉइंट दोनों आपके लिक्विड के अंदर है। उसके बाद जैसे आप फोर्स को रिमूव करते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये आपकी बॉडी ऑसिलेट करेगी। सो कितना टाइम पीरियड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। जो फोर्स है आपके पास नेट अपवर्ड फोर्स, जब ये बॉडी डिप होगी तो वाटर इसके ऊपर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अपवर्ड फोर्स लगाएगा,
वो कितनी होती है, वो होती है वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ द हाइट y। जितनी हाइट तक इसका, सपोज ये हाइट तक आपका क्या है, वाटर है जो इस पे फोर्स लगा रहा है, राइट। सो अगर आप फोर्स निकालें तो फोर्स को आप m इंटू जी लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, फोर्स को आप m इंटू जी लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन क्यों? अगेन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। मास को आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। वॉल्यूम को आप एरिया इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। सो वो सारी चीजें कैलकुलेट करके हमने मास को a y रो 1 इस टाइप से लिखा है। g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहां से इसको सिंपल लिखें। नेक्स्ट यहां से देखिए, एरिया, डेंसिटी और g, ये सारी टर्म कांस्टेंट है, जिसको फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब ये ना सोचिए कि मैम ये नेगेटिव साइन कहां गायब कर देती है। फिजिक्स के अंदर जो नेगेटिव होता है बेटा, वो आपका मैथ्स वाला नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन इसमें जो ये वाला नेगेटिव है आपका, ये डायरेक्शन अपोजिट को शो करने के लिए आता है। लेकिन बाद में जब इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिया जाता है तो हम इस साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ देखें, कॉर्क का ये मास है, ये आपके पास फोर्स कांस्टेंट है। अब अगर आप इस सिलेंडर का जो कॉर्क की, ये जो कॉर्क है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, ये जो ऑसिलेट करेगा, उसका अगर आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहते हैं ऑफ द कॉर्क, तो वो फॉर्मूला है 2 पाई अंडर द रूट m बाई k। अगेन आप k की वैल्यू, ये m की वैल्यू ये पुट करेंगे, कुछ आपका कैंसिल होगा लाइक a से a, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 2 पाई अंडर द रूट रो h अपॉन रो 1 इंटू जी। ये जो ऊपर वाला रो है आपका, ये आपका जो बॉडी आपने डिप की है उसकी डेंसिटी है, और जो नीचे वाली है ये आपका जो लिक्विड है जिसमें आपने उस बॉडी को ऑसिलेट करवाया है उसकी डेंसिटी है। सो आई होप आपको यहां तक का जो ये टॉपिक है ये आपको स्टूडेंट्स क्लियर है। अब लास्ट में बिल्कुल बेसिक से और सिंपल टॉपिक रहते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक बहुत सारे आपने कर लिए हैं, तो आई थिंक आपको लगेगा कि पता नहीं कितने हमने मैथमेटिकल टॉपिक्स कर लिए हैं। सो डोंट वरी, ये जो आपका टॉपिक नंबर 6, 7 और 8 है बेटा, ये तीनों के तीनों आपके थ्योरेटिकल है। 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन आ सकती है या 2 मार्क्स में। सो इनको भी डिस्कस करते हैं। वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट अबाउट ऑसिलेशंस। आपके सिलेबस में 3 टाइप की ऑसिलेशंस हैं, फ्री, डैम्प्ड एंड मेंटेन्ड। फ्री ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से आपका मूव करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2 पाई अंडर द रूट k बाई m। एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को भी हम फ्री ऑसिलेशन बोल सकते हैं। देन व्हाट इज दिस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन? एक ऐसा ऑसिलेशन जिसके अंदर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका ट्यूनिंग फोर्क होता है, जब आप उसको रबर कोर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं वो आपके ऑसिलेट करते हैं। सो वो आप इसके एग्जांपल में ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसके अंदर जैसे आप यहाँ पे था कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, तो जिसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है आपका ग्रेजुअली फॉलिंग एम्पलीट्यूड, वो ग्रेजुअली आपका डिक्रीज हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका कोई ये एसएचएम का है, आपने एक स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच किया है, तो ये लिक्विड की कांटेक्ट में आके जो मोशन है इसका आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेन्ड ऑसिलेशन। सो ये और जो आपका फ्री ऑसिलेशन है ये थोड़े लिंक्ड है। कैसे? ये आपका ऑसिलेशन है, ये कब मिलता है आपको? जब सिस्टम के ऊपर या जिसका भी ऑसिलेशंस है उसके ऊपर बाहर से कोई रिस्टोरिंग फोर्स, या आप बोले तो नॉट रिस्टोरिंग फोर्स, कोई जो एक्सटर्नल आपकी ऐसी फोर्स जो उसकी मोशन का अपोज करती है वो अप्लाई ना हो, तो ये मोशन है, ये आपका जो एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट रहता है। सो अगर इस टाइप के मोशन को एक्सटर्नल एजेंसी से हेल्प मिलती रहे, जैसे एक बेसिक एग्जांपल है, एक तो एक बच्चा झूले पे है, स्विंग पे है, वो अपने आप रोटेट हो रहा है, राइट। एक अगर वो एक ऐसे स्विंग पे बैठा है जो इलेक्ट्रिकल मोटर से कनेक्ट है, मीन्स उसको कॉन्टिन्यूएशन, जब भी उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती रहे तो वो ऑसिलेशन कंटिन्यू होती रहती है। अब बहुत बार के फेयर्स के अंदर आपने बहुत सारे स्विंग्स में आपने ट्रेवल किया होगा, बैठे होंगे तो सर्कल वाले होते हैं, आपके ऑसिलेशन वाले होते हैं, वो मोटर से स्टार्ट होते हैं। तब तक जब तक मोटर का एक्सटर्नल पावर सप्लाई ऑफ नहीं की जाती वो आपके कॉन्टिन्यूएशन में मूव करते रहते हैं। सो दैट मीन्स वो आपका मेंटेन्ड ऑसिलेशन है। सो ये आपके 3 टाइप के ऑसिलेशन थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, फोर्स्ड और रेजोनेंट या रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगी। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, तो मैंने आपको बोला था कि एग्जांपल के थ्रू हम फोर्स एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन को स्टडी करते हैं।
अपने पास सपोज कोई 4 पेंडुलम है ABCD, ये आपको सेम एग्जांपल आपकी बुक में भी मिलेगा, और वो हमने एक इलास्टिक स्ट्रिंग से, PQ इज द इलास्टिक स्ट्रिंग, उसके साथ अटैच किया गया है। अब हमें इस एक सिंगल एग्जांपल में क्या क्या देखने को मिलेगा? फ्री, फोर्स और रेजोनेंट ऑसिलेशन। कैसे? लेट अस स्टार्ट। सपोज आपने ए पेंडुलम को रोटेट किया तो वो मूव करेगा, तो जब ए आपका मूव करेगा तो वो आप मूव करेगा फ्री ऑसिलेशंस के साथ में। अब क्योंकि बी सी डी वो सारे ए के साथ एक इलास्टिक स्ट्रिंग से जुड़े हैं, तो वो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। जब ए मूव करेगा तो ये स्ट्रिंग आगे वाले पेंडुलम को एनर्जी ट्रांसफर करेगी, तो ये सारे भी आपके ऑसिलेट करेंगे। स्टार्टिंग में तो ये अलग अलग ऑसिलेट करेंगे, लेकिन बाद में आफ्टर सम टाइम सारे के सारे एक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे। वो कैसे होगा आप देखें। ए और सी क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइज के हैं, तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो वो आपकी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सपोज आपने किसी को फोर्स अप्लाई की, तो जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसकी खुद की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब वो दोनों मैच कर जाती हैं तो उनकी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आती है, और उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस टाइप से। लेकिन अब यहां देखिए, बी की जो साइज है और डी का साइज वो आपका डिफरेंट है। अब बी का साइज छोटा होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा, डी का साइज ए से बड़ा होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कम। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप देखेंगे तो ये आपके सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में मूव करेंगे एनर्जी का ट्रांसफर करके। सो हम एक सिंगल के अंदर फ्री को, फोर्स को, रेजोनेंस को देख सकते हैं। रेजोनेंस एक इंपॉर्टेंट ऑसिलेशन होता है। रेजोनेंस के केस में हम क्या बोलते हैं? सपोज आपने कहीं बुक में भी पढ़ा होगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, जो अपने ब्रिज होते हैं, ब्रिज के ऊपर जब भी कोई आर्मी का, कोई भी आपका ऐसे एक बहुत सारे पर्सन्स आपके जब जाते हैं मार्च करते हुए, आर्मी पर्सन्स, कोई सोल्जर्स होते हैं जो, तो उनको बोला जाता है कि वो अपना जो मार्च का जो उनका जो पैटर्न है उसको चेंज करें, क्योंकि हो सकता है कि जिस फ्रीक्वेंसी से वो मार्च करते जा रहे हैं वो ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी उससे मैच करके आपका ब्रिज गिर सकता है। जैसे बेसिक एग्जांपल और लेते हैं, ट्यूनिंग फोर्क होता है आपका, रेजोनेंट ट्यूब का अगर आपने ओ लैब से प्रैक्टिकल कर लिया है तो आपको और क्लियर होगा। क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क को हम रबड़ कोर के साथ में स्ट्राइक करते हैं और उसको एक टेबल के ऊपर भी रख के देख सकते हैं। सो आफ्टर टाइम क्या होगा, ये जो आपका ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल के ट्रांसफर होगी तो साउंड आपकी क्रिएट होगी। तो वो जो साउंड है आपकी, ऐसे ही जो आपका रेजोनेंट ट्यूब के अंदर आप उस मेटल के जो आपका कंटेनर होता है उसके साथ जब ट्यूनिंग फोर्क को आप स्ट्राइक करते हैं तो वहां से साउंड क्रिएट होती है। वो साउंड कब आती है? जब आपकी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैच कर जाती हैं। कई बार आपने, और भी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज आपका कहीं स्काई के अंदर कोई आपका एयरक्राफ्ट जा रहा है। सो कई बार क्या होता है, अपनी विंडो का जो पैन होता है, मीन्स ग्लास होता है, वो क्रैक हो जाता है। होता क्या है, विंडो का जो आपका ग्लास है वो आपका मूव करता है साउंड की वजह से। अगर उस ग्लास की फ्रीक्वेंसी और साउंड की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो उसके अंदर वो क्रैक आता है रेजोनेंस की वजह से। सो ये कुछ एग्जाम्पल थे प्यारे बच्चों, जो आप इससे और भी ज्यादा एग्जाम्पल अपनी बुक से स्टडी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज कपल्ड ऑसिलेशंस। इसके बाद जो 10th यूनिट है उसमें जो ऑसिलेशन वाला पार्ट है वो अपना हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम वेव को स्टार्ट करेंगे और उसके 2 लेक्चर में मैं वेव को भी कंप्लीट कर दूंगी। सो डियर स्टूडेंट, जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है, प्लीज मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इनकी शॉर्ट नोट्स बनाएं अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, ताकि हम एग्जाम टाइम में इनको अच्छे से रीड कर पाए। बेटा, मैंने मोस्टली जितने भी मैथमेटिकल पार्ट है उसमें थ्योरी नहीं डाली है, क्योंकि मैंने थ्योरी डिटेक्ट की है। तो जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करें तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी जरूर डालें, क्योंकि फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस में मैथ्स। मैं तो बच्चों को बोलती हूँ कि केमिस्ट्री प्लस मैथ दोनों है आपकी फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है लेकिन इतने नहीं है जितने फिजिक्स में होते हैं, और बायो में आपके थ्योरी होती है, न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। तो फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस में मैथ्स, राइट। तो इस टाइप से आपका, आप केमिस्ट्री प्लस बायो बोल सकते हो, आप मैथ्स प्लस बायो बोल सकते हो, एज यू विश। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक। ये स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक इज कपल्ड ऑसिलेशन। ये क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ 2 and more oscillators linked together in such a way that there is a mutual exchange of energy between them is called a coupled oscillator। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपके पास ये 2 मास है जो 3 आपके स्प्रिंग के साथ कनेक्ट हैं।
ये आपके पास कुछ ड्राइवर आपका है, ये ड्राइवर सिस्टम है। रिजिड आपका स्पोर्ट है। रिजिड स्पोर्ट क्या होता है? जिसके अंदर इंटर एटॉमिक जो स्पेसिंग है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। या एक एग्जांपल हो सकता है कि दो सिंपल पेंडुलम है, वो रिजिड स्पोर्ट के साथ भी अटैच है और एक स्प्रिंग के साथ भी आपस में एक कपल्ड सिस्टम को बना रहे हैं। या फिर आपका लास्ट में एलसी ऑसिलेटर हो सकता है, जिसके अंदर आपकी मैग्नेटिक जो एनर्जी है उसका आपके पास ट्रांसफर हो रहा है। सो इस टाइप के आपके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने कंप्लीट किया है ऑसिलेशन का सेकंड पार्ट। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट वन कंप्लीट चैप्टर ऑसिलेशन। अगली क्लास के अंदर हम वेव को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बच्चों।